छात्रों, आज मैं आपको क्लास 9th के चैप्टर 4 को बताने वाला हूं। इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, दो चर वाले यानी दो चर। जैसे आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि राशियां दो तरह की होती हैं, एक होती है चर और दूसरी अचर। तो चर राशियां उसे कहते हैं जो समय परिस्थिति के अनुसार बदली जा सके, जैसे कि x, y, z, क, ख, ग, अ, ब, स, द, ये सब हो जाएंगे। अचर राशियां जो होती हैं वो संख्याएं होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। तो इन सभी संख्याओं को किसी भी परिस्थिति में नहीं बदला जा सकता, तो इसे हम कहते हैं अचर। और जो x की जगह y मान लीजिए, अ मान लीजिए, ब मान लीजिए, किसी का नाम मान लीजिए, तो उस राशि को हम कहते हैं चर। तो दो चर में आप देखेंगे, पिछली कक्षाओं कक्षा 8 में पढ़े होंगे, एक चर में या तो x मान लिया जाता था या y मान लिया जाता था या z मान लिया जाता था। लेकिन यहाँ पर है कम से कम दो चर, x, y या mn, दो चर मानने होंगे। तो यहां पर एक क्वेश्चन है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दो गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो सिर्फ आपको रैखिक समीकरण लिख देना है। तो सबसे ज्यादा समस्या इसी प्रश्न में आती है। इस चैप्टर में जो कथानक दिए होते हैं, जो स्टेटमेंट दिया होता है, उसी के अनुरूप आपको इक्वेशन यानी कि समीकरण बनाना होता है। ठीक, तो आइए देखते हैं ये जो क्वेश्चंस है इसका हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो यहां पर लिखा है नोटबुक, यानी दो चर की जब बात होगी तो सबसे पहले पकड़ेंगे कि किसको हमें चर रूप में मानना है। तो यहाँ पे एक नोटबुक है और एक कलम है, यानी इसी पे हम दो चर मानेंगे। तो लिखेंगे माना एक नोट बुक की कीमत इक्वल टू x रुपीज, तथा एक कलम की कीमत इक्वल टू y रुपीज। तो प्रश्न के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि एक नोटबुक की कीमत जो है वह कलम की कीमत की दो गुनी है। क्या लिखा है? एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दो गुनी, यानी कि यहां पर नोटबुक x माने हैं और कलम की कीमत कितनी है? इस नोटबुक की कीमत की दो गुनी, यानी कि कलम में अगर दो से गुणा कर लेंगे तो उसका कीमत जो आएगा वह एक नोटबुक के बराबर होगा। तो ये समीकरण हो गया। या इसको लिख देते हैं x माइनस 2y, यानी कि 2y को साइन चेंज कर लेते हैं, यानी पक्षांतर कर लेते हैं, यानी x माइनस 2y इक्वल टू 0। यही आपका क्या बन गया? समीकरण। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c का मान बताइए। तो यहां पर जो चीज लिखी है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, यानी इक्वेशन का यही ही स्टैंडर्ड रूप है, यानी जो समीकरण है उसका रूप ही यही होता है। क्या? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक है। अब आपके क्वेश्चन 2 में कई सारे प्रश्न दिए हैं।
तो सबसे पहले कहीं आप देखिएगा इक्वल टू के बाद में संख्याएं दी गई हैं, कोई इक्वल टू के पहले है, कोई इक्वल टू के बाद है, यहाँ पर 2 ही चीजें हैं। तो ऐसे और 4 प्रश्न हैं। तो उसमें देखना यह है कि इन क्वेश्चंस को हल कैसे किया जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 को देखते हैं। इस यहां नीचे लिखेंगे कि दिए गए समीकरण को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, दिए गए समीकरण को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 रूप में लिखने पर क्या होगा। 2x प्लस 3y और इक्वल टू के जो बाद चीजें हैं वो इक्वल टू के अंदर ला दीजिए। तो क्या होगा 9.35 यहाँ पर बार है इक्वल टू 0। अब देखिएगा जो ये रूप है यानी इक्वल टू के बाद 0 है, तो यहाँ भी आ गया, यानी ये रूप बन गया। उसके बाद लिखते हैं समीकरण को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर a का वैल्यू क्या आएगा। देखिए यहाँ पर a है, यहाँ पर x है, तो x कट, तो a इक्वल टू क्या हो गया 2, b इक्वल टू क्या आएगा y से y कट, तो b के जगह 3 है, 3 आ गया। उसके बाद c इक्वल टू, यहाँ पर कुछ कट नहीं होता, या माइनस है तो माइनस 9.35 का बार। इस तरह से ये आपका क्या हो गया a b c का मान निकल गया। अब आप यहाँ पर आइए 2 पे, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है पहले से ही ax प्लस by प्लस c रूप का है, यानी इक्वल टू के बाद कोई संख्या यहाँ पे नहीं है। तो क्या लिख देंगे, यहाँ पर दिए गए समीकरण को ax by प्लस c रूप में लिखने पर ये लाइन नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे समीकरण को ax by और प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, ठीक है। तो लिख देते हैं ax प्लस by और प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना, ठीक है। तो a की जगह क्या है, यहाँ पर x कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 1। b इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर अगर y कट गया तो यहाँ बच गया माइनस का 1/5, यानी 1/5, और c इक्वल टू कितना हो गया माइनस का। इसी प्रकार अगर इसको हम स्टैंडर्ड रूप में लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, तो क्या होगा, यानी 2x प्लस 3y और 6 को इधर ला लीजिए, तो माइनस 6 इक्वल टू 0। अब उसके बाद ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, देखिए पेपर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन देता है, तो आप लोग ये जो स्टेटमेंट है लिखने से कतराते हैं, आपको लगता है कि बहुत पहाड़ जैसा काम है, तो आप बार बार लिखिए। बार बार लिखने से क्या होता है कि आपको लगभग पूरी तरीके से याद हो जाता है। तो अब यहाँ पर जैसे कई बार लिख दिया गया, तो अब आप लिखिएगा फिर यहाँ पे x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना, तो क्या होगा, a की जगह यहाँ पर x कटता है तो क्या बचता है -2, b की जगह y कट लीजिए तो 3 बचेगा, और c की जगह -6। और उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए देखिए कैसे है, x इक्वल टू 3y। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेगा तो क्या होगा x, और ये इधर आ गया 3y, और वहां क्या बच गया 0। अब ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर तुलना, तो a इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर 1 है तो 1, क्योंकि x कटने के बाद 1 ही बचेगा ना, और b की जगह क्या है y से y कट गया तो -3, और c इक्वल टू यहाँ कोई है ही नहीं तो क्या हो जाएगा 0। इस तरीके से बाकी के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों में भी सेंड करें, ताकि अगर नई वीडियो है तो आप तक उसका इंफॉर्मेशन जल्दी से जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद।